तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। इसी रायपुर में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया एक इज्जतदार इंजीनियर थे जो सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा। सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम रूपल ओगरे, 23 साल उम्र, कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर ली। रूपल की तमन्ना थी कि वो हवा में उड़े, एयर होस्टेस बने, और इसीलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए वो मुंबई पहुंचती है ताकि वहाँ पर वो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले सके। चूँकि वो पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, उसने रायपुर के अलावा चंडीगढ़ से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर अभी 3 महीने पहले, यानी कि यही अप्रैल मई में, वो मुंबई पहुंचती है, क्योंकि एक प्राइवेट एयरलाइंस के साथ उसका एक समझौता हुआ था जिसमें उसको ट्रेनिंग दी जानी थी 6 महीने की। इन 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अब रूपल को आसमान में, प्लेन में उड़ना था, एक एयर होस्टेस बनकर। घर वाले भी खुश थे, रूपल को भी उसकी मनचाही नौकरी मिल रही थी, तो पूरा परिवार खुश था। 3 महीने पहले रूपल मुंबई पहुंची। रूपल की एक कज़िन थी जो ऑलरेडी मुंबई में रहती थी, वहीं जॉब करती थी। तो रूपल ने अपने कज़िन के साथ ठहरने का फ़ैसला किया। वो मुंबई के ही एक अंधेरी ईस्ट इलाके में एक सोसाइटी के अपार्टमेंट में रहती थी जिसका नाम था एजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो इसी में एक फ्लैट लेकर ये दोनों बहनें किराए पर रहा करती थी। ट्रेनिंग जारी थी। 3 महीने से लगातार रूपल की ट्रेनिंग होती, फिर वो घर आती। इत्तेफाक से पिछले हफ्ते रूपल की कज़न ऐश्वर्या, उसका नाम है, वो रायपुर लौट आई घर में किसी काम से। अभी राखी वाखी भी थी, फेस्टिवल भी था, और रूपल की ट्रेनिंग जारी थी, इसलिए वो लौट सकती नहीं थी। तो ऐश्वर्या वापस आ गई। अब रूपल मुंबई के अपने फ्लैट में अकेले है और उसकी ट्रेनिंग जारी है। संडे की बात है, 2 दिन पहले। संडे को छुट्टी थी, रूपल अपने अपार्टमेंट में थी। सुबह उठती है, उसका रूटीन था घर वालों से बात करना, रात को सोने से पहले घर वालों से बात करना रायपुर में। तो संडे का भी यही उसे मालूम था कि छुट्टी है। घर वालों ने अपनी मम्मी पापा भाई बहनों से उसने बात की। 10:30 बजे सुबह उसने आखिरी बातचीत की। 10:30 के बाद, अब ये था ब्रेकफास्ट टाइम, बाकी चीज़ें, घर वालों ने कहा चलो बाद में बात करते हैं। लेकिन 10:30 के बाद करीब 12-1 बजे घर वालों ने फिर से फ़ोन मिलाया रायपुर से, लेकिन रूपल फ़ोन उठाती नहीं। अमूमन 1-2 बार जब कॉल करें और ना उठाए तो घर वाले समझते थे, एक मैसेज डाल देते थे या वो मैसेज डाल देते थे कि मैं बिज़ी हूँ। लेकिन इस बार वो मैसेज भी नहीं डाल रही है। अब करते करते दोपहर बीत गई, शाम बीत गई, देर शाम हो गई। घर वालों को लगा इससे पहले इन 3 महीनों में जब से रूपल मुंबई में है कभी ऐसा हुआ नहीं, तो रूपल फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। अब मुंबई में कोई और नहीं, एक कज़न थी, वो वापस रायपुर में थी इस वक्त। तो पूरा घर परेशान। अब घर वालों ने ऐश्वर्या से बात की। उन्होंने कहा कि मुंबई में तुम पहले से हो, तुम्हारा कोई जानकार, कोई जानने वाला, उससे पता करो कि वो कहाँ है। अब उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। अच्छा, शाम तक ये था कि चलो सो गई होगी, नींद में होगी, फ़ोन साइलेंट पे होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब देर शाम हो गई तब घर वालों को चिंता हुई। तब मुंबई में ऐश्वर्या का एक दोस्त रहा करता है, चूँकि वो पहले से थी। उसने उस दोस्त से रिक्वेस्ट की। उसने कहा कि मेरी कज़न वहाँ पर है और सुबह से फ़ोन नहीं उठा रही है, हम सबको फ़िक्र हो रही है, तो तू ज़रा फ्लैट में जा और जाकर देख यार कि वो कहाँ है। उसका दोस्त जाता है उस फ्लैट पर। जाकर वो डोरबेल बजाता है, बहुत देर तक आवाज़ आती नहीं। तो उसे लगता है कि कुछ मामला गड़बड़ है। वो बताता है कि कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो यहाँ से अब घर वालों को और चिंता होती है। वो कहते हैं काम करो, तुम एक डुप्लीकेट की बनवा लो और दरवाज़ा खोलो। ऐश्वर्या बताती है कि सोसाइटी के बाहर ही डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला बैठा रहता है। तो ऐश्वर्या का वो दोस्त जाता है और डुप्लीकेट उसको बुला कर लाता था, दिखाता है, और फिर डुप्लीकेट चाबी से वो दरवाज़ा खोल देता है।
अब इस दौरान उसने हाउसिंग सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग थे उन्हें भी खबर कर दी थी। आजकल बहुत सारे ऐसे वारदात हो रहे हैं कि लोग डरते हैं जब ऐसे दरवाजे नहीं खुलते हैं तो अब चाबी वाले की मदद से दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही जो पहली नज़र सामने पड़ी वो चीखें निकालने वाली थी। सामने फर्श पर रूपल पड़ी थी, पूरा फर्श खून से एक तरह से सना हुआ। रूपल के जिस्म से भी खून लगभग रिश्ते रिश्ते बंद हो चुका था। गले पे एक तेज कट का निशान था। अब ये मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई। दोस्त ने फौरन रायपुर खबर की। खबर सुनते ही रायपुर में रूपल के घर वाले, मतलब ऐसी खबर सुनने के बाद जो होता है उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। घर की सबसे लाडली बेटी थी, सबसे छोटी भी थी, और इस तरह की मुंबई से अचानक खबर 3 महीने तो हुए थे गए हुए। एयर होस्टेस बनना था, आसमान में भी उड़ना था, और ऐसी खबर आ गई। अब इस दौरान हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने फ़ौरन पुलिस को खबर दी, क्योंकि सामने उन्हीं के अपार्टमेंट में एक फ्लैट के अंदर एक लाश पड़ी है। मुंबई पुलिस की टीम फ़ौरन मौके पर पहुंचती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, फॉरेंसिक टीम भी पहुंचती है। तमाम फिंगरप्रिंट्स ये उठाए जाते हैं, फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पुलिस की जांच शुरू होती है। शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस को इतना तो एहसास हो गया था कि सुबह 10:30 तक रूपल जिंदा थी और दोपहर तक वो जिंदा थी। दोपहर के मतलब जो भी हुआ है तो फिर या तो 11 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान हुआ है, क्योंकि उसी दौरान तमाम ज़्यादातर फ़ोन हुए। फिर घर वालों ने 2 बजे के बाद कम फ़ोन किए कि शायद सो गई होगी। अब पुलिस ने कई टीमें बनाई और हर एक को जांच का जिम्मा सौंपा किया। सबसे पहले सोसाइटी से जांच की शुरुआत होती है। पहला काम यह था पुलिस को कि संडे के दिन सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम तक या दोपहर तक रूपल के फ्लैट में कौन कौन गया। सीसीटीवी कैमरे और बाकी चीज़ें थी। गेट पर एंट्री थी, रजिस्टर, जो भी गेस्ट आते हैं नाम पता लिखते हैं, तो उस रजिस्टर को देखा गया, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। तो पता चला कि बाहर से कोई गेस्ट मिलने के लिए नहीं आया था, कोई एंट्री नहीं थी रूपल या उसके फ्लैट नंबर के नाम पर। अब सीसीटीवी कैमरे से ये था कि जिस बिल्डिंग में रूपल का फ्लैट था, उस बिल्डिंग में उस फ्लैट के इर्द गिर्द से 35 लोगों के गुजरने के सबूत मिले। 35 उन 10:30 से लेकर दोपहर के बीच में। अब ज़्यादातर 35 लोग जो थे उसी बिल्डिंग में रहने वाले थे। उन तमाम लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई ऐसा क्लू नहीं मिला। वो सारे लगभग जो बयान दे रहे थे सब सच था। अब चूँकि रात हो गई थी, रात को लाश मिली थी, अगले दिन से फिर पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। अब पुलिस हर तरफ सारे फ़ोन कॉल डिटेल ये सारी चीज़ें भी खंगाल रही है, कहीं रूपल का कुछ ऐसे निजी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में तो कोई परेशानी नहीं है, बट ऐसा कोई वो नहीं मिल रहा। सुबह तक परिवार भी पहुंच चुका, फैमिली से बातचीत हुई, फैमिली से भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। जिन 35 लोगों के सबूत थे कैमरे में जो कैद थे रूपल के फ्लैट के इर्द गिर्द, उन सब से पूछताछ के बाद भी कुछ नहीं मिला। पुलिस को लगा कि बाहर से तो कोई कातिल आया नहीं, कातिल है अंदर, लेकिन कौन हो सकता है। अब फ्लैट में जो आसपास पड़ोसी जो रहते थे उन लोगों को छोड़कर, जो 35 लोग कैमरे में थे उनको छोड़कर, अब पुलिस ने कहा कि चलो इस फ्लैट में जो सफाई कर्मचारी हैं या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कुछ सामान पहुंचाने का काम करते हैं, उन लोगों को टटोला जाए। तो अब तक 35 के 35 लोग तो बेदाग निकल गए थे। अब पुलिस ने हाउसकीपिंग के स्टाफ और सफाई करने वाले इन लोगों के बारे में पूरी लिस्ट मंगाई। और पहले तो पुलिस को यह था कि अगर इनमें से कोई होगा तो गायब होगा, भागा हुआ होगा। तो मैनेजमेंट में सारी लिस्ट थी कि इतने लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं। कई फ्लैट में लोग सफाई भी कराते हैं, कई मेड भी आती हैं, और वो सारे के सारे प्रेजेंट थे। मंडे का दिन है, अगला दिन है, कोई भी गैर हाजिर नहीं है। तो पुलिस को लगा अगर कोई गैर हाजिर हो, भागा हो तो बड़ा आसान है, ये कातिल वही है, डर से भाग गया। लेकिन यहाँ तो 100% अटेंडेंस है, तो कोई भागा भी नहीं है। अब पुलिस ने उन सारे सफाई कर्मचारी और दूसरे जो मेड, उन लोगों से पूछताछ करनी शुरू की। पूछताछ करते करते अचानक एक हाउसकीपिंग वाला
जो फ्लैट में सफाई करता है, उस पर पुलिस को नज़र पड़ी, क्योंकि पुलिस एक एक करके सबसे बातचीत कर रही थी। तो जब उससे पूछताछ कर रही थी, पुलिस ने देखा कि उसके गर्दन पर कुछ ताज़े निशान हैं और उसका हाथ भी थोड़ा सा जख्मी टाइप लग रहा है। अब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कहा कि नहीं, ये कुछ चोट लग गई थी। 35 साल की उसकी उम्र थी और विक्रम अटवाल उसका नाम था। अब पुलिस ने पता किया कि भाई ये कौन है। पहले तो शक गया, तो उसने कहा मैं यहीं हूँ, सफाई करता हूँ। पता चला उसकी वाइफ भी इसी सोसाइटी में मेड का काम करती है। अब पुलिस ने विक्रम अटवाल के बारे में संडे को क्या रूटीन था ये चेक करना शुरू किया। अब दोबारा सीसीटीवी कैमरे को फिर से खंगालने का फैसला हुआ। अब तक कुछ और एंगल से देख रही थी। कई बार पुलिस को सामने जो दिखता है वो समझ में नहीं आता है। पुलिस ने कहा दोबारा सीसीटीवी कैमरे को देखा जाए। अब उन्होंने दोबारा देखना शुरू किया तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तभी उनको दिखाई दिया कि सुबह 10:30 बजे विक्रम अटवाल सफाई कर्मचारी इस सोसाइटी में और उसी वर्दी में जो अमूमन वो सफाई करते वक्त पहनता है, वो उस बिल्डिंग की तरफ एंट्री मारता है जिस बिल्डिंग में फ्लैट था जहाँ पे रूपल रहा करती थी। अब पुलिस ने देखा कि वो करीब 10:30 बजे अंदर गया, लेकिन चौंकने वाली बात ये थी कि उसकी एग्जिट जो है, जब वो बाहर निकल रहा है, वो करीब निकल रहा है 1:30 बजे। अब सवाल ये है कि इन 2-2.5 घंटों में वो कर क्या रहा था। मैनेजमेंट के लोगों से पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा नहीं, आमतौर पर एक घर में किसी में सफाई में 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम कुछ और एक्स्ट्रा लोग कराते हैं आधा घंटा। लेकिन यहाँ बात सिर्फ 2-2.5 घंटे की नहीं थी। पुलिस ने जब ध्यान से देखा, एक और चीज़ ने चौंकाया। वो ये कि जब वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ तब उसने सफाई कर्मचारी की वर्दी पहन रखी थी जो सोसाइटी ने मस्त कर रखा था। लेकिन जब वो वापस निकल रहा है 1:30 बजे, तब उसके कपड़े बदले हुए हैं। वो नॉर्मल कपड़े में है, शर्ट और पैंट में। सफाई कर्मचारी वाली वर्दी उसने उतार रखी है। अब सोसाइटी के लोगों से पूछा गया क्या ऐसे ही होता है कि एक बार सफाई करने के बाद बिल्डिंग में ही कपड़े बदल लिए जाते हैं? तो बताया गया नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अपना काम करके जाता है, फिर जहाँ वो रहता है अपने घर पर जाकर कपड़े बदलता है। तो यहाँ फिर उसने कपड़े कैसे बदल लिए? अब ये 2 चीज़ें पुलिस को खटकने लगी। इसके बाद विक्रम से तसल्ली से पूछताछ हुई। जब तसल्ली से पूछताछ हुई तो फिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा मेरे ही हाथों रूपल का कत्ल हुआ है। अब इकरार जुर्म हो गया, लेकिन क्यों? तो उसने बताया कि वो फ्लैट के अंदर सफाई करने के लिए गया था और इससे पहले भी हो चुके 3 महीने से थी, तो वो जाता रहता था। लेकिन अब इधर उसे मालूम था कि आजकल रूपल अकेली है, उसकी कज़न घर गई हुई है। खुद 35 साल का, 2 बच्चे, शादी हो चुकी है। लेकिन संडे के दिन उसकी नीयत ख़राब हो गई और उसने कहा कि वो अकेली थी तो मैंने जाकर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसने विरोध किया, मुझे गुस्सा आया, मैंने चाकू निकाला और उसे मार डाला। अब यहाँ पर तो ये ठीक है उसकी कहानी, लेकिन फिर यहाँ पे बात उलझी हुई ये कि संडे को अचानक उसकी नीयत ख़राब हुई और संडे को वो जाता है और चाकू मारता है और कत्ल करता है और निकल लेता है। लेकिन एक सफाई कर्मचारी अपने साथ चाकू लेकर किसी के घर में सफाई करने नहीं जाता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि एक सफाई कर्मचारी जब सफाई करने जाता तो अपने साथ कपड़े चेंज करने के लिए दूसरा जोड़ा कपड़ा लेकर नहीं जाता है। वो वापस आकर जहाँ भी उसकी जगह है तय, वहाँ पे वो अपने कपड़े बदलता है। तो संडे के दिन सुबह वो न सिर्फ एक जोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर जाता है, बल्कि अपने साथ चाकू लेकर जाता है। इसका मतलब है ये सब कुछ प्री प्लान था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसने ये माना है कि हाँ, उसको लेकर नीयत ख़राब थी और संडे इसी मकसद से गया था कि अगर वो विरोध होगा तो चाकू से वो उसे डराएगा। लेकिन वर्दी वाली बात अभी भी सही पच नहीं रही है, न पुलिस को, न जो वो बता रहा है। तो पुलिस ने एक तरह से केस सुलझाने का दावा तो कर लिया है, लेकिन इस सवाल के जवाब नहीं मिल रहे कि आखिर एक सफाई कर्मचारी जिसकी किसी एक फ्लैट में मालूम है कि एक लड़की अकेली है, तो वहाँ चाकू लेकर जाता है और साथ में वर्दी लेकर जाता है। तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये तय था कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा और उसका कत्ल कर देगा, तभी वो साथ में कपड़े लेकर गया क्योंकि फिर खून के छींटे आएंगे उसके कपड़े पर, और दूसरा कि इसीलिए चाकू लेकर गया।
अब यहाँ पर पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि क्या ये सब कुछ अचानक हुआ और सिर्फ नीयत ख़राब होने की वजह से उसने अचानक कत्ल किया, या ये सब कुछ पहले से प्लान था, और अगर था तो उसकी वजह क्या थी। तो कत्ल मुंबई पुलिस के हिसाब से उन्होंने सुलझा तो लिया है, लेकिन 100% ये मामला अभी नहीं सुलझा है। इसी केस से आपको याद होगा कि मुंबई में ही ऐसा ही एक केस था जिसमें एक 2000 मेरे ख्याल से 19 की बात है, ये एक लॉयर थी मुंबई में ही, और वो एक फ्लैट में अकेले रहा करती थी। उनका नाम था पल्लवी पुरकायस्थ। 2019 में ऐसी एक फ्लैट में चाकू से जान ले ली गई थी, और तब भी उसी सोसाइटी का एक एम्प्लॉय उसमें शामिल था। उसमें यह था कि उसका एक गार्ड था जिसकी नीयत ख़राब हो गई थी पल्लवी पर, और एक रोज़ उसे मालूम था पल्लवी जब घर से जाती है तो चाबी कहाँ रख कर जाती है, वहीं डोर के आसपास। तो उसने चाबी उठाई, घर के अंदर गया, और उसके जो बिजली का पावर का जो वो था वो उसने जानबूझ के थोड़ा गड़बड़ कर दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि जब बिजली नहीं आएगी कमरे में तो पल्लवी उसे ही बुलाएगी, और फिर वो जाएगा और उसकी एंट्री हो जाएगी, और फिर जाकर वो अपनी मनमानी करेगा। तो ऐसे ही उसने किया। 9 अगस्त 2019 की ही बात है ये। पल्लवी ने विरोध किया और फिर उसने उसको चाकू से मारा, और फिर पल्लवी को एक तरह से उसने कत्ल कर दिया। बाद में वो पकड़ा गया। इसके बाद अदालत में ये मुकदमा चला, और अब उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई अदालत ने। वो जो गार्ड था उस वक्त, उसका नाम था सज्जाद, तो उम्र कैद की सज़ा काट रही है। एक बार पेरोल पे वो बाहर भी निकला, लेकिन फिर भाग गया था। वापस पुलिस ने उसको पकड़ा है, और फिर अब तब से वो अब जेल में है। तो जो पल्लवी पुरकायस्थ की कहानी थी, यहाँ पे भी लगभग रूपल की कहानी उस कहानी की याद दिलाती है कि कैसे वो एक फ़्लैट में अकेली थी, कैसे फ़्लैट के ही कर्मचारियों, क्योंकि फ़्लैट के अंदर के जो स्टाफ होते हैं उन्हें सब पता होता है किस फ्लैट में कौन है, कितने लोग हैं, कितने मेहमान हैं, बाहर से कौन आया, कौन अकेला है, किसका क्या रूटीन है, कब आता है, कब जाता है, कब सोता है। तो ये सारी जानकारी कई बार बड़ी ख़तरनाक हो जाती है, और इन्हीं जानकारी की वजह से एक 23 साल की होनहार लड़की जिसके सपने हवा में उड़ने के थे, उसको उसी के फ्लैट में उसका कत्ल कर दिया गया। बेहद अफसोसनाक कहानी है। तो फिलहाल आज कहानी में इतना ही। अब वही अपना सिलसिला